हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी यह काफ़ी प्रचलित है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक I.P. पेवलोव थे, जिन्होंने अपने प्रयोग के लिए वर्ष 1904 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उन्होंने यह प्रयोग कुत्ते पर किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कुत्ते की लार का मापन करना था। इस अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुत्ते को भोजन रूपी उद्दीपक का प्रयोग किया था और साथ ही वह यह देखना चाहते थे कि जो स्वाभाविक उद्दीपक अर्थात भोजन जो है वह किसी अन्य उद्दीपक के साथ में अनुबंधित कर दिया जाए तो क्या कुत्ते के द्वारा स्वाभाविक अनुक्रिया जो कि भोजन को देखकर जो लार प्राप्त हो रही थी, तो वही अनुक्रिया क्या किसी अन्य उद्दीपक के साथ में अनुबंधन करने पर प्राप्त होगी अथवा नहीं। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में उन्होंने पाया था कि स्वाभाविक अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपन का होना अनिवार्य नहीं है, अर्थात अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अप्राकृतिक उद्दीपक से भी अनुबंधित अनुक्रिया या स्वाभाविक रूप से जो अनुक्रिया है वह प्राप्त की जा सकती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम सर्वप्रथम इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है UCS। UCS का फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब स्वाभाविक या प्राकृतिक या अनानुबंधित उद्दीपक। ऐसा उद्दीपक जिसको वातावरण में प्रस्तुत करने पर स्वाभाविक रूप से हमें अनुक्रिया जो है वह प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हमें अन्य या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ उन्होंने UCS के रूप में फूड को लिया था। फूड जो था वह कुत्ते का फेवरेट फूड था। तो उस फूड को देखकर जब कुत्ता सलाइवेशन करता था तो सलाइवेशन वाली के द्वारा मतलब जो उसकी जो अनुक्रिया उसके द्वारा जो दी गई थी सलाइवेशन के रूप में, तो यह जो अनुक्रिया थी यह स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुक्रिया कहलाती है, जिसे हम कहते हैं UCR अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, जो कि सलाइवेशन है। तो ये जो प्रक्रिया है, यदि हम UCS के माध्यम से कोई रेस्पॉन्स प्राप्त करते हैं तो वो जो रेस्पॉन्स है वो हमारा UCR होगा। जैसे कि फूड को यदि प्रेजेंट किया है तो फूड जो है वो एक स्टिमुलस है। उस स्टिमुलस को देने पर जब कुत्ते ने सलाइवेशन दिया तो कुत्ते के द्वारा दिया गया जो सलाइवेशन है वह UCR कहलाएगा, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर अगला है CS। CS का मतलब होता है कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस जो है यह एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, न्यूट्रल उद्दीपक होता है। तो इसे अप्राकृतिक या अनुबंधित उद्दीपक की संज्ञा भी दी जा सकती है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस के लिए पेवलोव ने यहाँ पर बेल का इस्तेमाल किया था, घंटी का इस्तेमाल किया था। घंटी की जो ध्वनि है वह यहाँ पर अप्राकृतिक या अनुबंधित उद्दीपक के रूप में कार्य कर रही थी। जब इस अप्राकृतिक या अनुबंधित उद्दीपक से कुत्ते के सामने जब इस तरह का जब हम उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं और हमें पुनः वही अनुक्रिया प्राप्त होती है जो कि भोजन से प्राप्त होती है, तो इस तरह की जो अनुक्रिया है वह अनुक्रिया कौन सी होगी? अनुबंधित अनुक्रिया। तो अनुबंधित अनुक्रिया जो है इसको CR से डिनोट करते हैं, मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स। तो यदि CS से कोई रेस्पॉन्स आता है ना, या पूर्व का ही रेस्पॉन्स आता है जो हमें UCS से मिलता है, यदि वही रेस्पॉन्स हमें CS से मिलने लगता है तो वह जो रेस्पॉन्स है UCR से हटकर CR हो जाता है, मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स हो जाता है। मतलब जब कंडीशन स्टिमुलस था, यहाँ पर अप्राकृतिक या अस्वाभाविक उद्दीपक था, तो उससे प्राप्त होने वाली जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वह कैसी कहलाएगी? अनुबंधित अनुक्रिया। हम बात करते हैं कंडीशनिंग की, अनुबंधन। मुख्य रूप से यह जो प्रयोग है यह अनुबंधन पर आधारित है और इसका नाम भी यही है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पर अनुबंधन जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो दो उद्दीपक है उनके मध्य है ना, उनके बीच में एक अनुबंधन करना है, एक इस तरह की बॉन्डिंग क्रिएट करना है कि जो यहाँ पर प्रभावशाली जो उद्दीपक है उसका स्थान कौन ले ले? एक प्रभावहीन उद्दीपक ले ले।
प्रभावशाली उद्दीपक कौन हुआ? फूड हुआ, है ना। फूड क्या है? एक नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है। और जो बेल है वो क्या है? एक कंडीशन स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस मतलब एक न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल टाइप का स्टिमुलस है। अगर हम घंटी बजाएंगे तो घंटी की आवाज़ से किसी को भी भूख नहीं लगती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि घंटी की आवाज़ सुनकर किसको भूख लगेगी? हाँ, लेकिन फूड देखकर भूख लग जाती है। तो कंडीशनिंग जो है, अब कंडीशनिंग का काम क्या है कि वो जो फूड है उसको रिप्लेस करना। मतलब कि जो अनुक्रिया हम फूड को देखकर कर रहे हैं वही अनुक्रिया जब हमें बेल से प्राप्त होने लग जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अनुबंधन। तो ये जो अनुबंधन है ये दो उद्दीपकों के बीच में होता है, और ये जो दोनों उद्दीपक हैं, ये जो दोनों स्टिमुलस हैं, एक कौन सा होगा? एक नेचुरल स्टिमुलस होगा, है ना, जिससे कि वास्तव में अनुक्रिया प्राप्त होने वाली होगी, और दूसरा जो है वह न्यूट्रल स्टिमुलस होगा जिससे कि अनुक्रिया प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग या कोई कंडीशनिंग नहीं करवा दी जाती। तो यहाँ पर जो यूसीएस है आप देख सकते हैं, बिफोर कंडीशनिंग यूसीएस फूड है, उस फूड से जो रिस्पांस मिल रहा है वह क्या है? यूसीआर है। कंडीशनिंग जब कर दी जाती है तो जो यहाँ पर जो सीएस है मतलब जो बेल है ना, उससे भी सेम प्रोसेस हो रही है, सेम रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है सलाइवेशन के रूप में सीआर। तो यहाँ पर चूंकि सीएस से हमको वो रिस्पॉन्स मिला है तो वो यूसीआर से हटकर सीआर बन जाएगा, मतलब कंडीशन रेस्पॉन्स बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग। अब बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है कि बेल बजाई, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इस चित्र में कुत्ते के सामने बेल बजाई जा रही है। बेल क्या है? यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है। यह किस प्रकार का स्टिमुलस है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्टिमुलस को देखकर कुत्ता जो है वह किसी भी प्रकार की अनुक्रिया को व्यक्त नहीं कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? नो नोटेबल रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स कुत्ते के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ हम देखें बिफोर जो कंडीशनिंग है यह क्या हो रही है? यहाँ पर फूड जो है, फूड जैसे ही देखा कुत्ते ने तो ये क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, एक नेचुरल स्टिमुलस से भोजन को देखकर सलाइवेशन होना, मतलब ये क्या है? प्राकृतिक है। तो यूसीएस को देने पर, मतलब फूड को देने पर कुत्ता जो है अचानक से क्या कर रहा है? सलाइवेशन देने लगा है। तो ये जो सलाइवेशन है ये क्या कहलाएगा? हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब यूसीआर। ये दोनों जो कंडीशन या सिचुएशन है ये कैसी है? बिफोर कंडीशनिंग। अब हम देखते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग की जो प्रोसेस है वो क्या कह रही है ड्यूरिंग कंडीशनिंग में? कि यहाँ पर बेल और फ्लैश, मतलब मांस का जो टुकड़ा है या कुत्ते का जो भोजन है, यह दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ना। तो जब ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तब यहाँ पर क्या हो रहा है? कुत्ता जो है वह सलाइवेशन दे रहा है। पहले पेवलोव ने क्या करा है? बेल बजाई है, देन वो मांस का टुकड़ा रखा है, मतलब कुत्ते का जो भोजन है वो उसके सामने रखा है, तब उस भोजन को देखकर उसने क्या करा है? सलाइवेशन दिया है। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आ रहा है वह यूसीआर ही होगा। क्यों यूसीआर होगा? क्योंकि अभी यहाँ पर यूसीएस भी मौजूद है वातावरण में। जो सीएस मतलब जो बेल है उसके साथ में यूसीएस भी मौजूद है। तो इसलिए जो भी अनुक्रिया होगी, मतलब जो भी रेस्पॉन्स होगा वह यूसीआर ही होगा। लेकिन पहले क्या करा है कि बेल बजाई, फिर फूड दिया, फिर बेल बजाई, फिर फूड दिया, फिर बेल बजाई, फिर फूड दिया। तो इस तरह से कई सारे ट्रायल्स जो हैं कहीं वो जो पेवलोव का जो कुत्ता था उसके ऊपर किए गए। तो उसके बाद में क्या हुआ? जो आफ्टर कंडीशनिंग वाली जो चीज़ है वहाँ पर क्या हो गया है आफ्टर कंडीशनिंग में कि जैसे ही पेवलोव जो है वो बेल बजा रहा है तो उस बेल को बजाते ही कुत्ते ने क्या करा है? सलाइवेशन को देना स्टार्ट कर दिया है। तो बेल क्या है? यहाँ पर सीएस है ना। और इस सीएस से क्या हो गया है? हमने जो सलाइवेशन है, मतलब जो वास्तविक जो अनुक्रिया है जो कि भोजन से हमें प्राप्त हो रही थी, तो अब वो जो उद्दीपक है वो उद्दीपक क्या हो गया? शिफ्ट हो गया है। किस पर शिफ्ट हो गया है? बेल जो है वह शिफ्ट हो गई है किस पर? फूड पर। मतलब बेल ने फूड को रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर बेल क्या है? एक कंडीशनड स्टिमुलस है।
ठीक है। तो जब कंडीशन स्टिमुलस से हमें वही अनुक्रिया प्राप्त होती है, सेम रेस्पॉन्स जब हमें प्राप्त होता है, तो इस तरह का जो रेस्पॉन्स है वह क्या कहलाता है, हमारा CR। इसलिए इसे CR थियोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब पेवलोव ने इस प्रयोग को करा, तो इस प्रयोग के माध्यम से, है ना, इस सिद्धांत के माध्यम से कई मनोवैज्ञानिक नियम जो है वह बाहर निकल कर आए, जिसकी व्याख्या हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला जो नियम था वह है उद्दीपक सामान्यीकरण का। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है कि एक बार जब अनुबंध स्थापित हो जाता है ना, तब प्राणी जो है अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति उसी ढंग से अनुक्रिया जो है वह करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे अनुबंधन की जो प्रोसेस है वह किस किस के बीच में हुई थी, फूड एंड बेल के बीच में। तो अब यहाँ पर यदि हम बेल के जैसा ही अगर कोई और यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो यंत्र है, मतलब उस यंत्र के बजने पर भी, उस मशीन के बजने पर भी, या उस अलग तरह के बजने पर भी हमको क्या होगा, सेम रेस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। तब उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बेल देखिए, अलग अलग टाइप की बेल जो है वो पेवलोव ने यूज़ करी है ना। तो आपको पांचों जो है सायरन अलग अलग टाइप के दिखेंगे, और हर सायरन पे या हर बेल के ऊपर क्या है, हर बेल जो है वह CS है, कंडीशन स्टिमुलस है, और उसको वहाँ से CR की प्राप्ति हो गई है, मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वह मिल गया है। पेवलोव ने क्या करा, अब पेवलोव जो है देखना चाहता है कि भाई अनुबंधन जो है वह स्ट्रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ है, मजबूत या प्रभावशाली रहा है या नहीं रहा है। तो पेवलोव ने क्या करा कि अलग अलग प्रकार की घंटियों का प्रयोग करा, और इस तरह से उसने हर प्रकार की घंटी के ऊपर अनुक्रिया को प्राप्त किया। तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन सामान्यीकरण या स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अगला जो नियम है वो होता है विलोपन या एक्सटिंक्शन। ये जो एक्सटिंक्शन है ये एक प्रकार से उस अनुबंधन का समापन होता है, कि जैसे जब भी कोई बॉन्डिंग या अनुबंधन होता है ना, तो वो एक निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। उस समय के पश्चात धीरे धीरे वह अनुबंधन समाप्त होने लग जाता है, ठीक। तो अनुबंधन के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ हम कई बार, है ना, कई बार जब हम बार बार उस उद्दीपक को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक को हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, और अनुक्रिया जो है वह मिलना धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मतलब पेवलोव जो है, अब उसने क्या करा, एक बार अनुबंधन हो गया, मतलब कि उसने बेल से CR लेना स्टार्ट कर दिया, जो कंडीशन रिस्पॉन्स था, मतलब सलाइवेशन जो था वो सलाइवेशन आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसने फूड नहीं दिया, ठीक है। एक बार बेल बजाई, 2 बार बेल बजाई, 3 बार बेल बजाई, तो इतनी बार बेल बजाने के बाद में पहले तो जो डॉग था वो क्या कर रहा था, सलाइवेशन दे रहा था। जब तक वो सलाइवेशन देता रहा तब तक क्या रहा, अनुक्रिया प्राप्त होती रही, मतलब हमको CR जो है वो रिसीव होता रहा, कंडीशन रेस्पॉन्स जो है वो हमको मिलता रहा। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में या परिस्थिति के बाद में क्या होता है कि जो कुत्ता था उसको समझ में आ गया कि अब मुझे फूड मिलना बंद हो गया है। तो जैसे ही उसको फूड मिलना बंद हो जाता है, तब वो क्या करेगा, जो कंडीशन स्टिमुलस है उस पर वह रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। जैसे बार बार उसके बाद में भी फिर जो पेवलोव है वो घंटी बजा रहे थे, बेल बजा रहे थे, परंतु बाद में जो कुत्ता था उसने रेस्पॉन्स को देना बंद कर दिया है, जैसा कि आप इस चित्र के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस तरह की जो अवस्था होती है वह विलोपन या समापन की अवस्था होती है, एक्सटिंक्शन बोला जाता है इसको। कि यहाँ पर जब अनुबंधन की जब प्रक्रिया होती है, तो अनुबंधन के लिए जो स्वाभाविक उद्दीपक है उनको बीच बीच में देना आवश्यक होता है। अगला जो नियम है वह है स्वतः प्रकटीकरण। स्वतः प्रकटीकरण को हम स्वतः पुनः प्राप्ति भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, इसका क्या मतलब होता है कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया हुई थी, है ना, अनुबंधन जो होता है कई बार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जब हमने बार बार बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद में जब हमने कुत्ते को फूड नहीं दिया, है ना, तो वो जो हमारी अवस्था थी वो कैसी हो गई थी, विलोपन वाली, एक्सटिंक्शन वाली। अब उसके बाद में जब हमने कुत्ते को
थोड़ी देर का एक ब्रेक दिया, एक रेस्ट दिया, ठीक है। रेस्ट को देने के बाद में अब कुत्ता जो है वो क्या है, भूल गया है, उसको याद नहीं है कि बेल के बजने पर मुझे फूड नहीं मिला था, है ना। क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी थी, कंडीशनिंग जो है वो फूड के साथ में बेल की हो गई है। तो अब जब बेल बजेगा तब क्या होगा, कुत्ता जो है वह रिस्पॉन्स को करने लग जाएगा, क्योंकि एक बार कंडीशनिंग होने के बाद में वो जो कंडीशनिंग है वो इतनी आसानी से, जो विलोपन या समापन की जो अवस्था होती है वो इतनी आसानी से वो परफेक्शन के साथ में, मतलब स्थायी रूप से नहीं होती है। वो जो विलोपन होता है वो अस्थायी रूप से होता है। तो जब उसको 2 से 3 घंटे का एक ब्रेक दिया, 2-3 घंटे, अब क्या हो गया, कुत्ता सो गया। उसके बाद में जैसे ही वो सोकर उठा, पेवलोव ने फिर से क्या करा, बेल बजाई। तो जैसे ही उन्होंने बेल बजाई तो कुत्ते ने क्या करा, तुरंत रिएक्ट किया, तुरंत उसने सलाइवेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो जब उसने 3-4 घंटे के ब्रेक के बाद में फिर से CS पर, मतलब फिर से उस बेल पर, उस न्यूट्रल स्टिमुलस पर सलाइवेशन दिया, तो वह जो प्रक्रिया है हमने क्या करा है, उस रेस्पॉन्स को पुनः प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वतः पुनः प्राप्ति या स्वतः प्रकटीकरण या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अगला होता है उद्दीपन विभेदन। विभेदन मतलब विभेदीकरण, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये जो जनरलाइजेशन वाली का जो हमने नियम देखा था, है ना, यह उससे जस्ट अपोजिट होता है। कौन सा, उद्दीपन विभेदीकरण वाला। अब विभेदीकरण की अवस्था में क्या होता है, जनरलाइजेशन में हमने देखा था कि जितने भी न्यूट्रल स्टिमुलस थे, पावलोव ने क्या करा, बार बार स्टिमुलस को चेंज किया, है ना। कौन से वाले स्टिमुलस को, न्यूट्रल वाले को। उसने अलग अलग तरह की बेल को बजाया और अलग अलग तरह की बेल पर उसने, कुत्ते ने सलाइवेशन दे दिया। तो ये हो गया जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर पावलोव चाहता है कि जो कुत्ता है वह किसी विशेष प्रकार की बेल पर ही सलाइवेशन दे। तो वहाँ पर जो उसकी कंडीशनिंग है वो कैसी करनी पड़ेगी, उस विशेष प्रकार की बेल के साथ में करनी पड़ेगी। पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जो दूसरे, चौथे और छठे नंबर की जो बेल है, इस बेल के साथ में क्या हुआ है, कंडीशनिंग जो है वह मतलब की जा चुकी है। जैसे उन्होंने क्या करा था, पहले अलग अलग तरह की बेल बजाई थी और हर बेल पर, हर कंडीशन स्टिमुलस पर क्या हो रहा था, हमको रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल उस पर्टिकुलर एक सिंगल बेल पर ही हमको CR मिल रहा है। पहली वाली जो बेल थी उस पर नो रिस्पॉन्स है, क्योंकि उस बेल के साथ में कंडीशनिंग नहीं हुई है। दूसरी वाली जो बेल है उस पर हमको CR मिल गया है, मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स आ गया है। फिर थर्ड वन जो बेल है उसके साथ में भी NR लिखा हुआ है, मतलब नो रिस्पॉन्स। फिर फोर्थ वन वाली जो बेल है वापस से वही बेल रिपीट हुई है। तो हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जब एक ही प्रकार की बेल पर कुत्ता रिस्पांस दे रहा है, बाकी अलग अलग बेल पर कुत्ता रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जो कुत्ता है उसने बहुत सारे स्टिमुलस में से किसी, मतलब एक जो विभेदीकरण, मतलब अंतर करना सीख लिया है। वह अंतर क्या था, वह डिफरेंस क्या था कि कौन से स्टिमुलस पर, कौन सी बेल पर मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावलोव जो थे उन्होंने अलग अलग बेल के साथ में उसकी कंडीशनिंग कर दी थी कि दूसरे तरह की बेल बजती थी तब नो फूड, लेकिन कोई पर्टिकुलर जिसके साथ में वो उसकी कंडीशनिंग कराना चाहते थे तो केवल उसी बेल पर वो फूड को प्रेजेंट कर रहे थे। तो बाकी की अन्य जो बेल है वह कैसी हो गई, कंडीशन स्टिमुलस से हट गई, मतलब कि वो अनुबंधित उद्दीपक वो नहीं रहा और उससे उनको कोई भी रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अगला जो है वह होता है कालिक क्रम, मतलब टेम्पोरल सीक्वेंस। इसको हम क्या बोलते हैं कि उद्दीपकों का एक साथ होना। अब उद्दीपक जो है वो 2 उद्दीपक है। कौन से उद्दीपक है, एक अनानुबंधित उद्दीपक है और एक अनुबंधित, मतलब एक UCS है और दूसरा CS है। तो UCS और CS इन दोनों की उपस्थिति में ही अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वह सक्सेसफुल होगी, है ना। अनुबंधन के लिए क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच समय अंतराल के बढ़ाने पर जो अनुबंधन होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। मतलब क्या है कि दोनों को एक साथ होना ज़रूरी है, उद्दीपनों का एक साथ होना क्या है, ज़रूरी है। फूड और बेल दोनों को एक साथ प्रेजेंट करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेल प्लस फूड तो UCR,
है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशनिंग हो रही है, बेल प्लस फूड, तो यूसीआर हमको मिल रहा है, मतलब ये कंडीशनिंग की प्रोसेस है। फिर हम देख रहे हैं कि बेल बजी, फिर एक टाइम इंटरवल का मतलब होता है एक वहाँ पर उन्होंने उसको गैप दिया है ना। मे बी ये गैप 15 मिनट्स का हो सकता है, हाफ एन आवर का हो सकता है ना, 10 मिनट्स का हो सकता है, और उसके बाद में उस फूड को दिया है। तो इस टाइम इंटरवल में जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा उतना ज़्यादा अनुबंधन होने के चांसेस जो है वह ख़त्म या कम होते जाएंगे, मतलब फिर जो अनुबंधन है वह नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेल कब बज रही है, बेल आधे घंटे पहले बजी है, फूड कब प्रेजेंट हो रहा है, आधे घंटे बाद प्रेजेंट हो रहा है, तो दोनों में आपस में कोई भी कांटेक्ट या कोई भी बॉन्डिंग जैसी चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। मतलब कुत्ता जो है वह उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि इस बेल का इस फूड के साथ में कोई लेना देना है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है ये बहुत ही मैटर करता है। नेक्स्ट है उद्दीपन की तीव्रता। अब उद्दीपन की तीव्रता से क्या आशय है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो डॉग है ना, मतलब जो उद्दीपक है वो कितने इफेक्टिव है। क्लियर, कंडीशनिंग के लिए जो हमारा नेचुरल जो स्टिमुलस है ना, उसकी इफेक्टिवनेस को देखा जाएगा, नेचुरल स्टिमुलस की। फूड है, अब फूड हम क्या है किस टाइप का लेंगे जो कि डॉग को पसंद है। अब जैसे आप पहले पिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर टमाटर है, तरबूज है ना, भुट्टा है, मिर्ची है, तो अब ये इस तरह के फूड कुत्ते पसंद नहीं करते हैं जनरली। तो यहाँ पर कंडीशनिंग जो है वो बहुत आसानी से और अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट नीचे वाले पिक्चर में हमने देखा है वहाँ पर हड्डी है ना, कुत्ते का फेवरेट फूड है, बांस है, अंडा है। तो ये जो फूड है कुत्ते को सबसे ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, और इस तरह का फूड जैसे ही कुत्ते के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तब क्या होगा, कुत्ता जो है वो फटाफट से अनुक्रिया करने लग जाएगा, तुरंत ही यूसीआर, मतलब कि जो हम अनुक्रिया मतलब जो सलाइवेशन हम जो चाह रहे हैं वह सलाइवेशन हमको मिलने लग जाएगा। अब इस अनुबंधन की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। अनुबंधन का जो सिद्धांत है यह सहज क्रियाओं पर आधारित है। सहज क्रिया मतलब कि बहुत ही सरल क्रियाओं पर आधारित है। इन सरल क्रियाओं के माध्यम से हम किसको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, जो छोटे बाल्यावस्था वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको बहुत ही आसानी से इसके बारे में इस अधिगम के माध्यम से सिखाया या लर्निंग प्रोसेस में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह जो सिद्धांत है वह इस बात पर बल देता है कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया की जो दर है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब कि जब हम न्यूट्रल और नेचुरल दोनों स्टिमुलस एक साथ देते हैं तो जो नेचुरल हमारी जो रिस्पॉन्स है वह क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। मतलब न्यूट्रल के साथ में नेचुरल का होना ज़रूरी है। यदि हमने न्यूट्रल दिया, नेचुरल नहीं दिया स्टिमुलस, तो क्या होगा, नेचुरल जो रिस्पॉन्स है वो मिलना बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि यह जो सिद्धांत है यह अनुबंधन और पुनर्बलन, मतलब अनुबंधन मतलब यहाँ पर जो कंडीशनिंग है और रीइंफोर्समेंट, इन दो जो कीवर्ड्स हैं इन पर सबसे ज़्यादा वो बल देता है। क्यों बल देता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीखने का जो आधार है वो पेवलोव ने क्या माना है, अनुबंधन को माना है। और दूसरा पुनर्बलन, तो भोजन जो है एक प्रकार से क्या है, उद्दीपन के साथ साथ में पुनर्बलन का भी काम कर रहा है। तो पुनर्बलन कैसे हुआ कि जैसे ही कुत्ते को भूख लगी और उससे भोजन देखा, सलाइवेशन होने लगा, है ना, तो भोजन की जो प्राप्ति है, भोजन को प्राप्त करने की जो इच्छा है वह क्या है, उसके लिए पुनर्बलन का काम करती है। तो ये पुनर्बलन कब होगा, जब वो उस भोजन को ग्रहण कर लेगा। तो पुनर्बलन जो है वो सीखने की जो गति है, कैपेसिटी जो है वह लर्निंग की, उसको इंक्रीज करता है। और अनुबंधन जो है वह उस लर्निंग को क्या करता है, फिक्स्ड करता है, स्थायी करता है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, सीखने के लिए अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध जो है वह होना आवश्यक है। अब अनुबंधित उद्दीपक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अनुबंधित या कंडीशन स्टिमुलस जो था वो क्या था, बेल थी। तो बेल से हमको वही रेस्पॉन्स मिलना चाहिए जो कि हमको फूड से मिलता है ना, फूड से हमको सलाइवेशन मिल रहा था, तो वही सलाइवेशन जो है हमको बेल से भी मिलना चाहिए। मतलब तभी उन दोनों में आपस में कोई संबंध, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। फिर नेक्स्ट है कि शास्त्रीय अनुबंधन की जो प्रविधि है इसके द्वारा हम बच्चों में बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतें जो हैं वह प्रतिस्थापित की जा सकती है, अच्छी आदतों का निर्माण जो है वह
किया जा सकता है। इसको हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धांत की उपयोगिता या शैक्षिक महत्व। पेवलोव ने जो सिद्धांत दिया था सीखने के लिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह जो सिद्धांत है यह अनुबंधन और पुनर्बलन पर आधारित है। तो इसकी क्या उपयोगिता है, इसके हम क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या शैक्षिक या शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह से इसको उपयोग में ला सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हम विद्यार्थियों के मन से, है ना, इस अनुबंधन के माध्यम से हम विद्यार्थियों के भय के मन से किसी भी प्रकार के भ्रम को या भय को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे कोई अंधविश्वास है उनके मन में, कुछ ऐसा बैठ गया है ना, जबकि वो अंधविश्वास है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ भी, कोई भी अनहोनी हो जाती है ना। और अगर बिल्ली रास्ता काट गई है और फिर भी मैं उसको क्रॉस करके चला गया हूँ तो मेरी मम्मी मुझे पनिश करेगी। फिर बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन बच्चे ने क्या करा है, हमने उसको प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आपको क्रॉस करना है रोड को, आपको जाना है, आप जाओ बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, है ना। वो गया, उसके साथ में कोई भी अपशकुन या दुर्घटना नहीं घटी, ना तो उसको मम्मी ने मारा ना ही क्लास टीचर ने मारा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का, मतलब ये जो भय था, ये भय या अंधविश्वास जो है वह दूर हो गया। इसी के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति के विकास में भी यह जो अनुबंधन है यह सहायक होता है। किस प्रकार से सहायक होता है कि जब बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, अपने टीचर को, अपने से बड़ों को फॉलो करते हैं, तो बड़े जो हैं वो क्या है, बच्चों को कई बार बोलकर या संकेत के माध्यम से उनको सिखा रहे हैं कि जैसे कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति अपने घर में आता है तो उनके चरण छूकर या उनका अभिवादन करके हम उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। फिर क्या होता है कि जब बच्चे देखते हैं, मतलब एक बार बोला, दो बार बोला, उसके बाद में पुनः क्या स्थिति होती है कि अनुकरण के माध्यम से भी और कंडीशनिंग के माध्यम से भी बच्चे जो हैं वह बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे कि वह अपनी माता को अनुकरण कर रहा है, देख रहा है कि भाई कोई हमारे घर में गेस्ट आए हैं या दादा आए हैं या दादी आई हैं, तो मम्मी क्या कर रही है, चरण छू रही है, तो तुरंत बच्चा जो है अपनी माता को देखकर उनके चरण छुएगा, है ना। या फिर उनकी उपस्थिति, भाई बार बार बच्चे को सिखाया गया है कि जब भी कोई बड़े आते हैं आपको चरण छूकर अभिवादन करना है। फिर जैसे ही कोई बड़ा व्यक्ति आया, बच्चे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसने चरण छूकर अभिवादन किया। तो इस प्रकार क्या है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बच्चों में हस्तांतरित कर सकते हैं। फिर क्या है, यह जो लर्निंग है वह क्या है, समायोजन में सहायता करती है। बच्चे जो हैं इसके माध्यम से अपने आप को क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं। फिर यह जो अनुबंधन है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। और अच्छी आदतों के साथ, अच्छी आदतों का निर्माण यदि करना है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें पुनर्बलन देना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तब उनमें अच्छी जो आदतें हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचर ने कोई प्रश्न किया, बच्चे ने उसका उत्तर दिया और उत्तर सही था, तो सही उत्तर पर उसको पुनर्बलन दिया गया, उसको प्रोत्साहन दिया गया, वेरी गुड, है ना, या कुछ भी बोलना। और उसी तरह से यदि बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं, है ना, कुछ गलत काम करते हैं, दूसरे बच्चों को मारपीट करते हैं, तो इस तरह की जो उनकी बुरी आदतें हैं, तो इन बुरी आदतों पर दंड का जो प्रावधान जब बच्चों के लिए किया जाता है, तो उस दंड के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनकी बुरी आदतों को हटाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार भाषा को सीखने में सहायक यह जो सिद्धांत है सीखने में अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। तो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है, तो जो पेवलोव थे उनका क्या मानना था कि सीखने के लिए आपको स्वाभाविक उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक उद्दीपक हो तभी आप सीखेंगे, आप उसके स्थान पर अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ में यदि पुनर्बलन भी विद्यार्थियों को दिया जाए तो उससे सीखने की जो प्रक्रिया है वह प्रभावशाली होती है, सीखने पर विद्यार्थियों को बल मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि यह जो सिद्धांत है विषयों के शिक्षण में और शिक्षण साधन मतलब जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं उनको यूज़ करने में, है ना, बच्चों में अनुशासन को स्थापित करने में, और उसके बाद में उनके द्वारा की गई अनुक्रियाओं पर उनको पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर बल देता है। इसी के माध्यम से हम बच्चों में अच्छी आदतें एवं अच्छी आदतों का निर्माण और बुरी आदतों को हटाने का काम करते हैं। फिर यह जो अनुबंधन है यह क्या है कि
बच्चों में समाजीकरण भी जो है इस अनुबंधन के माध्यम से बहुत ही सरलता से और आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो शास्त्रीय अनुबंधन है इसमें इसके महत्व के साथ साथ इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। यह जो सिद्धांत है चूंकि पशुओं पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, यहाँ पर जो पेवलोव महोदय थे उन्होंने क्या करा था, कुत्ते पर अपने सारे प्रयोग करे थे और उससे प्राप्त होने वाली अनुक्रियाओं के आधार पर जो परिणाम और निष्कर्ष निकले थे वह उसकी जो पुष्टि उन्होंने कहाँ पर करी थी, बालकों पर, मतलब बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं उनके ऊपर करी थी। तो इस प्रकार यह जो प्रयोग है यह किसके लिए उपयोगी नहीं होगा, जो कि किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, है ना, या जो परिपक्व जो मैच्योर्ड है उनके ऊपर यह जो अनुबंधन की जो ये प्रक्रिया है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकती। फिर ये जो अनुबंधन है ये क्या है, एक प्रकार का यंत्रवत है, मतलब यांत्रिक प्रक्रिया से संबंधित है। कैसे यांत्रिक प्रक्रिया से, कि जो अनुक्रिया हमको किसी प्राकृतिक उद्दीपक से मिल रही थी वही किसी अप्राकृतिक उद्दीपक से मिलने लग गई है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है विद्यार्थी, विचार विमर्श सोच नहीं रहा है, जबकि मनुष्य जो है वह कैसा प्राणी है, जीवित है और उसके साथ में कई सारे इमोशंस जो हैं, संवेग जो हैं वह भी काम करते हैं, है ना। वह चिंतनशील प्रकृति का होता है, विवेकपूर्ण होता है, तर्क कर सकता है। तो उसको पता है कि कौन सा नेचुरल स्टिमुलस है ना, किस उद्दीपक के साथ में मेरी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, किस उद्दीपक पर मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना है। तो कई बार क्या है, परिस्थितियाँ जो है एक जैसी नहीं रहती है, अलग अलग सिचुएशन में हम इस तरह की जो अनुबंधन है उनको लागू नहीं कर सकते हैं। फिर ये जो प्रक्रिया है अनुबंधन अनुक्रिया जो है इसके द्वारा जो सीखना होता है वह स्थायी नहीं होता है। क्यों स्थायी नहीं होता है, क्योंकि जब बार बार कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है ना, बार बार जैसे बेल बजाई और जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको पूर्णतः हटा लिया जाता है, तो एक स्थिति जो है वह कैसी होती है, जो कि हमने पढ़ी थी एक्सटेंशन की। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन मतलब समापन के साथ साथ जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, बंद हो गई, उसका समापन हो गया है। इसलिए ये क्या है, स्थायी नहीं होता है। इसको स्थायी रखने के लिए बीच बीच में स्वाभाविक उद्दीपकों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। फिर जो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है ये क्या है, विशेष परिस्थितियों में होती है। विशेष मतलब कि नियंत्रित परिस्थितियों में ही इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जबकि सीखने की जो प्रक्रिया है वह कैसी होती है, निरंतर चलती रहती है। और ये आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी जो है विद्यालय में रहकर ही सीखे, वह विद्यालय के बाहर भी कई सारी चीज़ें सीखता है, अपने घर पर भी कई सारी चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक वातावरण जो है वह नियंत्रित अवस्था में नहीं है, जबकि ये जो अनुबंधन है ये कब होता है, जब कि वातावरण जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। फिर इसी वजह से यह जो सिद्धांत है मनुष्य के लिए सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाता है। परंतु बहुत सारे इसके जो हमने गुण भी देखे, मतलब इसकी शैक्षिक उपयोगिता भी देखी, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को भी हमने देखा, इसकी लिमिटेशंस को भी हमने देखा। तो दोनों को पढ़ने के बाद में हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि चाहे इसमें कितनी भी सीमाएं हों, कितनी भी लिमिटेशंस हों, है ना, कितने भी दोष हों, परंतु हम इसकी जो उपयोगिता है उसको नहीं नकार सकते। मतलब कि जो बाल्य अवस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है तो वो काफ़ी हद तक उसमें अनुबंधन और जो पुनर्बलन है उसकी जो भूमिका होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार का जो अनुबंधन है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन आता है पेवलोव से संबंधित, अगर प्रश्न इस प्रकार का आया है कि आपको इस सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है, तो आलोचनात्मक व्याख्या में आपको सिद्धांत जो है जितना भी अभी तक हमने इस लेक्चर में देखा है पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। सिद्धांत के बारे में बताना पड़ेगा कि मतलब वो प्रयोग क्या है ना, प्रयोग से निकलने वाले जो नियम है वो नियम आपको बताने पड़ेंगे, कुछ आप उसकी विशेषताओं का वर्णन, साथ में उसके लाभ दोष, और उसके बाद में निष्कर्ष के रूप में कि यह उपयोगी है या नहीं है। तो इस तरह से आपको अगर आपको इस तरह का प्रश्न आता है 10 नंबर का आपके बीएड पाठ्यक्रम में, तो आप इस प्रश्न को इसी प्रकार से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।